हमारा टॉपिक चल रहा है सांप्रदायिक त्रिकोण कॉम्युनल ट्रायंगल, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट डिस्कस किया था नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत 1937 के बाद मुस्लिम लीग की भूमिका। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट देखेंगे मुक्ति दिवस का आयोजन। सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारत को भी युद्ध में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इसकी तीव्र आलोचना की, कहा कि जब तक भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता तब तक उसे युद्धरत नहीं बनाया जा सकता। 4 सितंबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिन्लिथगो ने भावी युद्ध को ध्यान में रखते हुए भारतीय संघ स्थापना के प्रयासों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग, जो संघ की स्थापना में हिंदू प्रभुत्व की संभावना देखती थी, ने इस घोषणा का स्वागत किया। वस्तुतः युद्ध नीति और भारत के संवैधानिक भविष्य को लेकर कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच जितनी दूरी बढ़ती गई, उतना ही मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार नज़दीक आते चले गए। लीग ने संपूर्ण संविधान का पुनर्विचार करने की मांग की, क्योंकि उसका आरोप था कि प्रांतीय स्वायत्तता ने हिंदू आधिपत्य की उनकी आशंका को सत्यासिद्ध कर दिया। 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय ने एक वक्तव्य दिया, जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने इस घोषणा को अपर्याप्त बताया और इस नीति के विरोध में प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए। लीग ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में आयोजन कर स्वागत किया। इसके पश्चात भी वायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में सहयोग देने के संबंध में बातचीत जारी रखी, परंतु इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और सच्चाई यह थी कि ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक भविष्य के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव को प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं जिससे कांग्रेस और लीग की दूरी घटती हो। वह तो दोनों के मध्य सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है पृथक मुस्लिम राज्य की मांग। कांग्रेस लीग का आपसी असहयोग तथा ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस विरोधी नीति ने उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिनमें सांप्रदायिकता के आधार पर इस उपमहाद्वीप के विभाजन के अनेक प्रस्ताव सार्वजनिक बहस के विषय बन गए। सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को भारत के संघीय राज्य की एक इकाई के रूप में स्थापित करने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान की बात पहल करने वाला वस्तुतः कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ मुस्लिम विद्यार्थी थे और इस विद्यार्थियों का जो नेता था वह था चौधरी रहमत अली। उन्होंने कैम्ब्रिज में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की स्थापना की थी। चौधरी रहमत अली ने 1933 में उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत को मिलाकर एक स्वतंत्र संघ राज्य की स्थापना करने की बात कही, परंतु उस समय मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम नेताओं ने रहमत अली के विचारों को अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज मानकर ठुकरा दिया। इसके बाद सर मोहम्मद शाह और सर सिकंदर हयात ने भी अपनी योजनाएं रखी। वस्तुतः वायसराय लॉर्ड लिन्लिथगो मुस्लिम लीग के नेताओं को पृथकतावादी प्रस्तावों के लिए प्रेरित कर रहा था। फलस्वरूप मुस्लिम लीग की काउंसिल ने फरवरी 1940 में मुस्लिम बहुमत के प्रदेशों को हिंदुस्तान से अलग करने और उनको मिलाकर एक अलग राज्य कायम करने की मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद ही मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में वह प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई। यद्यपि लीग के इस प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द नहीं आया, फिर भी लीग का यही लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध।
यहीं से लीग ने पाकिस्तान की मांग आरंभ की थी। इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली संवैधानिक सुरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया, जिनसे उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित रहे। इस मांग के पीछे निश्चय ही ब्रिटिश शासकों का हाथ था। 1940 के बाद की स्थिति। द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभिक 2 वर्षों में जब जापान के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की स्थिति नाजुक होती गई तो मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टफर्ड क्रिप्स को कुछ प्रस्तावों के साथ भारत भेजा गया। क्रिप्स प्रस्तावों के 2 भाग हैं। एक था जो दूरगामी प्रस्ताव थे जो युद्ध के बाद लागू किए जाने थे, और दूसरा था तत्कालीन प्रस्ताव जो कि तुरंत लागू किए जाने थे। दूरगामी प्रस्तावों में एक संविधान निर्माती सभा का गठन करने तथा उसके द्वारा भारतीय संघ का संविधान बनाने का प्रावधान था। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए इन प्रस्तावों में कहा गया कि यदि कोई प्रांत भारतीय संघ सम्मिलित नहीं होना चाहे तो ऐसे प्रांतों को अपना पृथक संघ और संविधान बनाने का अधिकार होगा। तत्कालीन प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी में युद्ध मंत्री के अधिकारों से संबंधित विषय थे। कांग्रेस ने क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनमें उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली कोई बात नहीं थी। यद्यपि क्रिप्स प्रस्तावों में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली गई थी, तथापि लीग ने भी क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान निर्माण के संबंध में स्पष्ट स्वीकृति नहीं थी। यदि कांग्रेस का एक वर्ग राजगोपालाचारी के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की वास्तविकता को स्वीकार करने लगा था, परंतु 29 अप्रैल 1942 को भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को भारतीय संघ से अलग हो जाने की स्वतंत्रता देना देश के लिए अहितकारी होगा। इस तरह देखें तो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को खुली चुनौती दे दी गई। क्रिप्स प्रस्तावों की सफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने जन आंदोलन चलाने का निश्चय किया और कांग्रेसी नेताओं की अचानक गिरफ्तारी ने आंदोलन को शीघ्र ही विद्रोह में तब्दील कर दिया। लीग ने पुनः आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की भर्त्सना की तथा मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रहने को कहा गया और 20 अगस्त को लीग की कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि कार्यकारिणी का यह निश्चित मत है कि कांग्रेस के इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को परेशान करना है जिससे वह हिंदू कुलीन तंत्र को शासन भार सौंप दे और इस प्रकार वह मुसलमानों तथा अन्य भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों को समय समय पर दिए गए वचनों तथा नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा न कर सके और साथ ही मुसलमानों को भी कांग्रेस की शर्तों पर तथा आज्ञाओं के आगे झुकने के लिए विवश कर दे। इस प्रकार के प्रस्तावों की आड़ में जिन्ना ने मुस्लिम लीग को और भी अधिक सशक्त बनाने का प्रयास जारी रखा और हर प्रांतीय लीग को सुसंगठित किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के लीगी नेताओं को छोटे शहरों एवं कस्बों में पाकिस्तान का संदेश पहुंचाने के लिए नियमित दौरे करने को कहा गया और इस प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या जोर शोर से हिंदुस्तान में उछाली गई। भारत में उधर 6 मई 1944 को भारत वाइसराय लॉर्ड वेवल ने गांधी जी को बीमारी के कारण कारावास से मुक्त कर दिया और जेल से मुक्त होने के बाद गांधी जी ने सांप्रदायिक समस्या के समाधान हेतु जिन्ना से बातचीत करना आवश्यक समझा। गांधी जी की योजना की मुख्य बात यह थी तो वह यह कि युद्ध के बाद भारत के उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुल वाले प्रदेशों की सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए और इन प्रदेशों में किसी व्यवहारिक मताधिकार के आधार पर यह तय किया जाए कि जनमत लिया जाए कि ये प्रदेश भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। यदि मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र भारत से अलग होने का निर्णय करते हैं तो उनका राज्य अलग बन जाएगा, परंतु जिन्ना ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। उसने अस्वीकृति के 3 कारण बताए। पहला, इस फॉर्मूले द्वारा मुसलमानों को अपूर्ण, अंगहीन तथा दीमक लगा हुआ पाकिस्तान दिया गया।
क्योंकि वह तो संपूर्ण बंगाल, असम, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान चाहता था। दूसरा, इसमें जनमत संग्रह में गैर मुसलमानों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई। तीसरा, इसमें प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में संयुक्त व्यवस्था का प्रस्ताव था, जिसे लीग मानने को तैयार न था। गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने से जिन्ना को अत्यधिक लाभ हुआ और एक और तो अब देश का विभाजन अधिक चर्चा का विषय बना और दूसरी ओर जिन्ना का अखिल भारतीय महत्व भी बढ़ गया। युद्ध समाप्ति के बाद लॉर्ड वेबल ने भावी प्रशासनिक पुनर्गठन की योजना के लिए बातचीत करने हेतु सांप्रदायिक हितों से जुड़े प्रतिनिधियों को शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, परंतु मुस्लिम लीग और जिन्ना की हठधर्मिता के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। दिसंबर 1945 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मुसलमानों में कोई विशेष प्रभाव नहीं है और मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही कर रही है। प्रांतों में 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगारों, जिसके नेता सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफार खान थे, की सरकार बनी। पंजाब में कांग्रेस तथा अकाली दल की मिलीजुली सरकार बनी और बंगाल व सिंध में मुस्लिम लीग की सरकारें भी बनी। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करने की घोषणा की और 24 मार्च 1946 को इस संबंध में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के 3 महीने भारत में रहकर भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया और 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी एक योजना की घोषणा की। इसमें भारत के लिए एक संघीय शासन व्यवस्था की बात की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत तथा भारत की देशी रियासतें सम्मिलित होगी और मिशन ने भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करने का भी प्रस्ताव किया, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से 210 गैर मुस्लिम और 78 मुस्लिम सदस्य रखे गए। शेष स्थान देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखे गए। कैबिनेट मिशन योजना का दूसरा महत्वपूर्ण अंश अंतरिम सरकार की स्थापना का था। इसमें 14 सदस्य रखे गए, जिसमें 5 कांग्रेस के स्वर्ण हिंदू सदस्य, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य, 1 दलित वर्ग का सदस्य और 3 अन्य अल्पसंख्यकों के सदस्य शामिल थे। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना की संविधान निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने संपूर्ण योजना का स्वीकार किया। वह अंतरिम सरकार में भाग लेने के इच्छुक भी। जुलाई 1940 में योजना अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता, परंतु 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। अब उसने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने की धमकी दे डाली और मुस्लिम लीग द्वारा योजना स्वीकार करने पर कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में भाग लेने की स्वीकृति दे दी। इस पर 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण भेज दिया। मुस्लिम लीग अपना रोष प्रकट करने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सड़कों पर विरोध का मार्ग अपनाया। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और सोहरावर्दियों की मुख्यमंत्री। सोहरावर्दी ने 16 अगस्त का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। मुस्लिम लीग के स्वयंसेवकों को भीड़ सड़कों पर उतर आई और जब उन्होंने दुकानें बंद करवाने का प्रयास किया तो विरोध हुआ। सांप्रदायिक हिंसा का रूप धारण हो गया। कलकत्ता में भीषण हत्याकांड। इस हत्याकांड में लगभग 4000 व्यक्ति मारे गए। सांप्रदायिक दंगे पूर्वी बंगाल में नोआखली जिले और पड़ोस के त्रिपुरा जिले में फैले। 200 व्यक्ति मारे गए। नोआखली में बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास, स्त्रियों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार। बिहार में मुसलमान इन दंगों के शिकार। सरकारी सूत्रों के अनुसार यहाँ लगभग 4300 मुसलमान मारे गए। संयुक्त प्रांत में 250, पंजाब में मुसलमानों व सिखों के मरने वालों की संख्या 3000। सर्वाधिक हानि सिखों को उठानी पड़ी। दंगों के दौरान करोड़ों रुपए के मूल्य की संपत्ति हुई, लूट ली गई। तोड़फोड़ एवं आगजनी में नष्ट। 2 सितंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। सत्ता का सारा लाभ कांग्रेस को न मिल जाए, इस आशंका से मुस्लिम लीग ने अपने पूर्व निर्णय को बदला। 13 सितंबर को अंतरिम सरकार में शामिल
उसमें उसका एक अन्य उद्देश्य सरकार में शामिल होकर सरकार को नाकामयाब बनाना। मुस्लिम लीग सरकार में शामिल तो हो गई, परंतु उसने संविधान सभा का बहिष्कार जारी रखा, अतः संविधान सभा का कार्य उसकी अनुपस्थिति में ही चलता रहा। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की। ब्रिटिश सरकार का यह निश्चित मत है कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। लॉर्ड वेवल को युद्धकाल की नियुक्ति बताते हुए वापस बुला लिया गया और माउंटबेटन को अंतरिम गवर्नर जनरल के रूप में भारत भेजा गया। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत पहुंचे। भारत आने के बाद माउंटबेटन को अनुभव हुआ कि कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता असंभव। उनकी दृष्टि में भारत की स्थिति अत्यंत निराशाजनक, क्योंकि बाहर शासन का मनोबल गिरा हुआ, सिविल सेवाओं और सेना में स्वामी भक्ति का अभाव, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए देश में जबरदस्त मारकाट मचा रखी थी और कांग्रेस लीग की नीतियों का तीव्र विरोध कर रही थी। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा विनाशकारी सिद्ध हो सकती थी। अतः 3 जून 1947 को सत्ता हस्तांतरित करने की नई योजना प्रकाशित की गई, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया जाना था, जो प्रत्येक दृष्टि में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के समान होंगे। माउंटबेटन योजना का कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इस अधिनियम के अनुसार भारत का बंटवारा कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को दोनों को स्वतंत्रता दे दी गई और इस प्रकार सांप्रदायिक त्रिकोण जो शुरू हुआ था उसका अंत, भारत का विभाजन हुआ, 2 अधिराज्य बने, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान।